ओके एवरीवन, सो आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ दो तीन छोटे छोटे टॉपिक्स कर रहे होंगे रिएक्शन मैकेनिज्म का। उसमें फर्स्ट विल बी स्टार्टिंग विथ एच एस ए बी। एच एस ए बी क्या है भाई? ये तो पहली बार सुन रहे हो, नया चीज लग रहा होगा तुमको, है ना? एच एस ए बी देखते हैं, सिंपल चीज है। अभी इसका एप्लीकेशन नहीं समझ आएगा, जब आगे चैप्टर्स में हम लोग जाएंगे, ऑर्गेनिक में आगे बढ़ेंगे, तब तुमको इसका एप्लीकेशन समझ आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, मजेदार चीज है, एक दो जगह पे यूज आता है, बट अपने को पता होना चाहिए कि भाई हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस क्या होता है और ये प्रिंसिपल क्या है। बेसिकली ये जो प्रिंसिपल है, इट वाज प्रपोज्ड बाय पियर्सन, एक साइंटिस्ट था पियर्सन, उसने दिया था। क्या कहता है भाई? एचएसएबी कहता है, अकॉर्डिंग टू एचएसएबी प्रिंसिपल, हार्ड एसिड्स आर दोज स्पेसीज। हार्ड एसिड उसको बोलते हैं विच हैव मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। अब तुमको पता है एसिड कौन है? एसिड वो है जो लोन पेयर एक्सेप्ट करे, लुईस एसिड, याद है? तो हार्ड एसिड उसको बोलते हैं जिसका टेंडेंसी ज्यादा हो लोन पेयर को अट्रैक्ट करने का, उसको हार्ड एसिड बोलते हैं। ठीक, सो हार्ड एसिड कौन है? दोज स्पेसीज विच हैव मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अ इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर को जो जितनी आसानी से अट्रैक्ट कर लेगा वो उतना ही अच्छा हार्ड एसिड होगा। ठीक है, लुईस एसिड तो होगा ही, हार्ड एसिड होगा। ठीक, हार्ड बेस क्या कहता है? हार्ड बेस कहता है कि वो स्पेसीज विच हैव मोर टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसकी टेंडेंसी ज्यादा हो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की, उसको हम लोग बोलेंगे हार्ड बेस। तो हार्ड एसिड हार्ड बेस का ये तो बेसिक डेफिनेशन है, बट इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये सब थोड़ी होगा भाई। कैसे आइडेंटिफाई करना है कौन हार्ड एसिड है, कौन सॉफ्ट एसिड है, कौन हार्ड बेस है, कौन सॉफ्ट बेस है? इसके लिए देर आर सर्टेन क्राइटेरिया जो हम लोग आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। प्लीज इसको छाप लेंगे। ओके, अब हार्ड एसिड कैसे पहचानोगे? यही यही जो चार पांच पॉइंट्स हैं, इनको अगर तुम ध्यान दोगे तुम हार्ड एसिड पहचान लोगे। देखो, पहली बात, साइज क्या होना चाहिए? स्मॉल। सबसे डोमिनेटिंग चीज यही है, साइज क्या होना चाहिए? स्मॉल। सबके ऊपर जितने भी फैक्टर्स है उसमें सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर है साइज। साइज से तुम्हारा सब काम हो जाएगा। स्मॉल साइज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज हाई होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होना चाहिए, और पोलराइजेबिलिटी लो होना चाहिए। सिंपल बात है, देखो, जिसपे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसका पोलराइजेबिलिटी वैसे ही क्या होगा? कम होगा। फजांस रूल याद है? साइज ज्यादा तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, साइज छोटा तो पोलराइजेबिलिटी छोटा। ठीक, ओके। अब जैसे मान लो H प्लस है, H प्लस साइज बहुत छोटा होता है, Al3 प्लस साइज भी छोटा, चार्ज भी बहुत ज्यादा, Cr3 प्लस साइज भी छोटा, चार्ज भी ज्यादा। चार्ज ज्यादा होने की वजह से ही साइज छोटा हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है? हार्ड एसिड है। अब H प्लस जो है इतना छोटा साइज होता है कि इट इज द हार्डेस्ट एसिड। मतलब हार्डनेस देखा जाए सबसे ज्यादा बहुत हार्ड कौन? H प्लस। हार्ड, हार्दिक पांड्या जैसा हार्ड है H प्लस, राइट? इट इज द हार्डेस्ट एसिड। सॉफ्ट एसिड क्या होता है भाई? जिसका साइज ज्यादा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, सॉरी कम हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, साइज ज्यादा हो, पॉजिटिव चार्ज रिलेटिवली कम हो, राइट? और अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज कम है, साइज ज्यादा है, तो पोलराइजेबिलिटी तो वैसे ही इसका ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हाई पोलराइजेबिलिटी। जैसे अब प्लेटिनम, पैलेडियम, मरकरी, इस सब का साइज बहुत ज्यादा है, तो ये सब तुम्हारा क्या हो गया? ये सब हो गया सॉफ्ट एसिड। तो साइज से ही तुम कंपेयर कर सकते हो, किसी का साइज छोटा है, बहुत छोटा, तो वो तुम्हारा हार्ड एसिड है, किसी का साइज ज्यादा है तो वो तुम्हारा सॉफ्ट एसिड है। ठीक है, छाप लो इसको। तुम भी सोचते होगे यार छाप लो बोलता हो तुरंत आ जाता है, तो छाप लो जैसे ही बोलता हूँ वैसे पॉज कर लिया करो वीडियो को, पॉज करके फटाक से लिख लिया करो। ठीक है, देखो, कंपेयर द हार्डनेस इन फॉलोइंग। अगर मैं इनमें हार्डनेस कंपेयर करूं, हार्डनेस किसका है? एसिडिक का। ठीक, अब तुम लोग बताओ, फ्लोरीन तो कॉमन है, बोरोन है और एल्यूमिनियम है, किसका साइज छोटा है भाई? बोरोन का। तो BF3 विल बी बेटर, मतलब हार्डर एसिड। बेटर नहीं बोलेंगे, हार्डर एसिड बोलेंगे। पॉजिटिव चार्ज है इस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो पॉजिटिव चार्ज वाले का ज्यादा हार्डनेस होगा एसिडिक स्ट्रेंथ। साइज किसका छोटा है? सब में प्लस चार्ज है, साइज किसका छोटा है? क्लोरीन का। सबसे बड़ा किसका है? आयोडीन का। ये हो जाएगा। बात सिंपल है कि नहीं बताओ? सिंपल है। कोई ऐसा रॉकेट साइंस इसके अंदर है? नहीं है, तो बस यही है हार्ड और सॉफ्ट। ओके, अब देखते हैं बेस के बारे में। हार्ड बेस क्या है भाई साहब? हार्ड बेस क्या है?
पहली बात, जैसे वहां पे था वैसा ही यहाँ पे भी है, एसिड में जैसा था वैसा ही है, स्मॉल साइज, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होना चाहिए, पोलराइजेबिलिटी कम होना चाहिए। देखो किसी का भी साइज छोटा है, पोलराइजेबिलिटी वैसे ही कम होगा, साइज बढ़ता है तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ता है, चार्ज बढ़ता है तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ता है ना। तो अब जैसे फ्लोराइड है F माइनस, ऑक्साइड है O2 माइनस, साइज छोटा है इसका, OH माइनस, ये सब क्या है, ये सब हार्ड बेस है। क्या है, हार्ड बेस है, ठीक, स्ट्रॉन्ग बेस मत बोलना, हार्ड बेस है। सॉफ्ट बेस क्या होता है, स्मॉल साइज, ये उल्टा लिख दिया, लार्जर साइज, स्मॉल नहीं होगा, लार्ज साइज, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई पोलराइजेबिलिटी, चूंकि साइज ज्यादा है तो पोलराइजेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा, ठीक है, लार्ज साइज होना चाहिए। अब देखो आयोडाइड हो गया, सल्फर पे साइज भी ज्यादा, चार्ज भी ज्यादा, साइनाइड, दो दो एटम मिला है तो साइज क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये सब कैसा है, ये सब सॉफ्ट बेस है। कैसा है, सॉफ्ट बेस, ये सब हार्ड बेस है। इसके भी एक क्वेश्चन देखते हैं कंपेयर करने वाला, हार्डनेस सॉफ्टनेस में। देखो प्रश्न हमारे सामने है, कंपेयर द हार्डनेस इन फॉलोइंग। भाई तू ही बताओ, नाइट्रोजन है, फास्फोरस, किसका साइज छोटा है, नाइट्रोजन का, ये हार्ड हो गया। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में छोटा साइज फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का, तो ये सीक्वेंस हो जाएगा हार्डनेस में। तो याद रखना फ्लोरीन तो बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, हार्ड बेस है एकदम, ठीक है, ओके छाप लो ये भी। तो ये हार्ड एसिड हार्ड बेस को कंपेयर कर लिया हमने। अब हम लोग देखने वाले हैं कि भाई प्रिंसिपल क्या है, एचएसएबी प्रिंसिपल क्या बोलता है। एचएसएबी प्रिंसिपल कुछ नहीं बोलता है, वो बोलता है कि हार्ड एसिड हार्ड बेस से ही कंबाइन करेगा और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस से कंबाइन करेगा। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण यूज होगा आगे चल के, अभी दिमाग में बस बिठा के रख लो कि हार्ड एसिड हार्ड बेस से कंबाइन होता है, हार्ड बेस हार्ड सॉरी सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस से कंबाइन होता है, ठीक। तो एचएसएबी प्रिंसिपल कौन कौन दिया था, पियर्सन। क्या बोलता है देखते हैं, ये बोलता है अकॉर्डिंग टू एचएसएबी प्रिंसिपल हार्ड बेस प्रेफर्स टू कंबाइन विथ हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट बेस प्रेफर्स टू कंबाइन विथ सॉफ्ट एसिड। तो हार्ड हार्ड के साथ, सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ, सिंपल, समझ गया, ये प्रिंसिपल है। अभी इसका एप्लीकेशन हम लोग नहीं देख सकते हैं क्योंकि वो रिएक्शन में लिखूंगा तुमको समझ ही नहीं आएगा, तो इसका एप्लीकेशन जब आएगा उस टाइम पे हम लोग कर लेंगे, ठीक है सर। आएगा तो मैं याद दिलाऊंगा कि हम रिएक्शन मैकेनिज्म में एचएसएबी प्रिंसिपल हमने पढ़ा था, ठीक है। चलो अब आते हैं बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी पे। समझो भाई, न्यूक्लियोफाइल के बारे में तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, है ना, अटैकिंग रिएजेंट्स में हमने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल देखा था, बट यहाँ बेसिसिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी में थोड़ा डिफरेंस चेक करते हैं। देखो सबसे पहली बात, अगर किसी पे लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है, कोई इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वो एज अ न्यूक्लियोफाइल भी बिहेव कर सकता है और वो एक बेस के जैसा भी बिहेव कर सकता है। लुईस बेस लोन पेयर डोनर कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कर तो सकता है, बट न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। कैसे, वो समझते हैं। So a negatively charged species can function as nucleophile as well as like base, but its nucleophilicity and basicity are different. दोनों चीज अलग अलग होता है, ओके। Nucleophilicity of the species is the ability to attack an electrophile or electrophilic carbon. कितना आसानी से किसी इलेक्ट्रोफाइल पे वो अटैक कर रहा है या कितनी आसानी से वो किसी इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक कर रहा है, ये उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को बताता है। कैसे पता चलेगा भाई कितनी आसानी से अटैक कर रहा है, कोई भी रिएक्शन होता है उस रिएक्शन का काइनेटिक्स होता है, स्पीड होता है, रेट होता है, जितनी स्पीड से वो अटैक करेगा वो उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, सिंपल सा बात है। सर स्पीड कैसे पता चलेगा, स्पीड का पता करने के लिए एक चीज होता है जिसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट, रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होता है। जब हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं, 12th का चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, उसमें हम लोग पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स, वहां पे हम लोग रेट का बात करते हैं। जब फिजिकल पढ़ाऊंगा तो रेट, केमिकल काइनेटिक्स भी पढ़ाऊंगा, उसमें रेट वगैरह सब बताऊंगा। अभी के लिए तुम ये समझो कि जो स्पीड में रिएक्शन हो रहा है उसका रेट का वैल्यू, उसका रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा के का वैल्यू, ठीक है। अभी अगले पेज पे आएगा वो चीज। और बेसिसिटी क्या है, बेसिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ स्पीसीज टू रिमूव H+ फ्रॉम एन एसिड।
भाई एसिड से कितनी आसानी से प्रोटॉन निकाल लिया, कितनी आसानी से H+ निकाल लिया, वो उतना अच्छा बेस कहलाएगा। तो बेस और न्यूक्लियोफाइल का दोनों का डेफिनेशन अलग है। न्यूक्लियोफाइल वो अच्छा होगा जो आसानी से इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर दे, और बेस वो अच्छा होगा जो आसानी से किसी एसिड का H+ ले ले। बात समझ रहे हो? दोनों डिफरेंट चीज है। ऑल्दो दोनों का नेचर एक जैसा रहता है तो हम लोग सेम सेम मान रहे होते हैं, इसलिए ये चीज मैंने पढ़ा दिया कि कंफ्यूजन दूर हो जाए तुम्हारा। ठीक है, लिखो इसको, फिर आगे समझाता हूँ रिएक्शन के थ्रू। यहां देखो, अब ये मान लो यहाँ लिविंग ग्रुप है, ये मान लो मैंने SN2 करवा दिया, ठीक। तो ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से लिविंग ग्रुप भाग गया। अब कितनी आसानी से ये इस पे अटैक कर रहा है, ये डिपेंड करेगा इसके रेट कांस्टेंट पे, स्पीड पे, कि ये स्पीड क्या है इस रिएक्शन का, रेट कांस्टेंट K पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये तो अपना लिविंग ग्रुप निकल गया, न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। डिपेंड किसी भी न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफिलिसिटी किस चीज पे डिपेंड करेगा, रेट कांस्टेंट पे। ठीक, ये पता रहेगा, तुम आसानी से बोल दोगे। अब बेस के लिए क्या है, मान लो ये बेस है और ये एसिड के साथ रिएक्ट किया, तो ये बेस जब H+ एक्सेप्ट करेगा तो BH बनाएगा, और A- इसका कॉन्जुगेट बेस बन गया। Ha एक एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस ये है, ये बेस है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड हो गया, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ B-। अब समझो ये जो एसिड बेस रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और B जो है Kb, ये क्या है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, या फिर ये बोल सकते हैं कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस, राइट, या डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस। बी स्टैंड्स फॉर बेस, के ए रहता तो क्या होता, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। ठीक है, अब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये के बी क्या है, जब इक्विलिब्रियम पे आएगा तो के बी आएगा, और ये के क्या है, ये रेट कांस्टेंट है, ये किसी भी रिएक्शन के लिए डिफाइंड है। इसके लिए रिएक्शन रिवर्सिबल होने की जरूरत नहीं है, बट इसके लिए रिएक्शन रिवर्सिबल होने की जरूरत है, मतलब दोनों डायरेक्शन में चलना चाहिए, तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा। इसमें इक्विलिब्रियम की बात नहीं है, इसमें किस स्पीड से हो रहा है रिएक्शन वो देख रहे हैं हम लोग। ठीक, तो मुद्दे की बात यह है कि अगर मान लो तुमको ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इक्विलिब्रियम पढ़ा ही नहीं होगा अभी, बहुत बच्चे होंगे जिनको केमिकल काइनेटिक्स का आइडिया नहीं है, तो मैं सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। किस स्पीड से न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर रहा है वो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को बताता है, और कितनी आसानी से बेस H+ एसिड से निकाल ले रहा है वो उसकी बेसिसिटी को बताता है। ये बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, ठीक, छाप लो। अब समझो, अब मेनली जो बेसिसिटी की बात होगी, बेसिसिटी मेनली तुम कहां पे देखोगे, तुम देखोगे इक्विलिब्रियम में, जब तुम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ोगे तो एसिड बेस थ्योरी वहां पे पढ़ोगे, वहां बेसिसिटी पे विस्तार से चर्चा होता है। यहाँ पे मेनली हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी पे बात करते हैं। अपने को ये पता चल गया कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में डिफरेंस क्या है। अब कुछ न्यूक्लियोफिलिसिटी पे बात करते हैं। देखो, जो न्यूक्लियोफाइल है उस पे सॉल्वेंट का इफेक्ट होता है। अगर तुम सॉल्वेंट अलग डाल दोगे तो उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास हैलाइड्स है, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, ये पता अपने को न्यूक्लियोफाइल है, ये सब नेगेटिव चार्ज है सबके ऊपर। अब समझो इसको अगर मैंने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डाल दिया, यानी कि पानी में डाल दिया, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर इस सब आयन है नेगेटिवली चार्ज, इस सब का होगा सॉल्वेशन। पानी को तुम खास करके पानी को तुम देखो, पानी का स्ट्रक्चर ये है, इस पे क्या है डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा नेगेटिव। ये डेल्टा पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखो तो फ्लोरीन को F पे माइनस चार्ज, अरे भाई इसका साइज तो बहुत छोटा है, तो इसके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग सॉल्वेशन होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा फ्लोराइड के साथ, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और चारों तरफ से पानी का मॉलिक्यूल इसको घेर लेगा। अब चारों तरफ से घेर लिया तो इसको तो अटैक करने का टेंडेंसी इसका क्या हो गया, कम हो गया। बात समझ रहे हो, इसका स्ट्रॉन्ग सॉल्वेशन होगा, नहीं तो अगर सॉल्वेशन नहीं हो तब तो F- ज्यादा अच्छा अटैक कर सकता है, ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, आसानी से अटैक कर पाएगा। समझ रहे हो बात, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इसका ज्यादा होता अगर सॉल्वेशन नहीं होता तो। बट चूंकि पानी में या कोई भी और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा उसके पास हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड कर लेगा, और अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड इतना ज्यादा एक्सटेंसिव कर लेता है कि चारों तरफ से उसको घेर लेता है पानी का मॉलिक्यूल, उसका साइज हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बड़ा हो जाता है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी उसका कम हो जाता है, सिंपल बात। तो अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में देखें
तो चूंकि आयोडीन का साइज सबसे ज्यादा है तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत कम होगा, तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद Br माइनस, फिर Cl माइनस, फिर F माइनस। ये नॉर्मल सीक्वेंस है पानी में। क्यों? समझा क्यों? क्योंकि पानी में छोटे आयंस का हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा और उसके वजह से, उस सॉल्वेशन के वजह से उसके अटैक करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। ये पानी की बात है या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात है। बट अगर मैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लूं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ही नहीं सकता है, उस केस में क्या होगा? अगर मैं एप्रोटिक सॉल्वेंट लेता हूं तो यही सीक्वेंस रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रहा है। फ्लोराइड आयन इज अ बेटर बेस या न्यूक्लियोफाइल। क्यों? क्योंकि इसका साइज क्या है? छोटा, आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, साइज छोटा है, अटैक आसानी से करेगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। बात समझ आए क्यों चेंज होगा? ठीक है, वेरी गुड। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। कितनी बार तो आया भी है कुछ कुछ एग्जाम्स में। अच्छा, एक बात बताओ, जो बेस होता है, बेस, वो अपने कॉन्जुगेट एसिड से ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। क्या बोल दिया सर? फिर से बोलो। बेस जो है वो अपने कॉन्जुगेट एसिड से ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। कोई भी बेस है जब वो H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो उसका क्या बनेगा? कॉन्जुगेट एसिड। बेस जब H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा। ठीक, तो समझो। अब जैसे देखो OH माइनस, ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो पानी बनेगा। तो OH माइनस बेस है और इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन है? H2O। इन दोनों में ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? OH माइनस। जिसपे नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है इन कंपैरिजन टू लोन पेयर। बतवा समझे? वैसे यहाँ पे भी है। NH2 माइनस जब H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो अमोनिया बन जाएगा। तो NH2 माइनस बेस है, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है, तो NH2 माइनस विल बी अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। ऐसे ही OH माइनस विल बी अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन H2O। तो अगर कोई बेस है तो बेस अपने कॉन्जुगेट एसिड से ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, ओके। ये मैं शायद पहले भी बता चुका हूं, एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल। ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसमें एक से ज्यादा साइट ऑफ अटैक हो, एक से ज्यादा जगह से वो अटैक कर सके, तो उसको बोलते हैं एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल। अब जैसे साइनाइड है, अब साइनाइड में सी कार्बन से भी अटैक हो सकता है, CN, इसके वजह ट्रिपल बॉन्ड होता है, यहाँ लोन पेयर है, इस पे माइनस चार्ज है, यहाँ से भी अटैक हो सकता है। और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इस पे माइनस चार्ज है, यहाँ से भी अटैक हो सकता है। यहाँ C से अटैक होगा तो उसको साइनाइड बोलते हैं, N से अटैक होगा तो आइसोसाइनाइड बोलते हैं। ऐसे ही NO2 में भी दो जगह है जहां से अटैक हो सकता है, NO पे माइनस डबल बॉन्ड O, और यहाँ लोन पेयर है, तो अटैक नाइट्रोजन से भी हो सकता है और अटैक डबल बॉन्ड O लोन पेयर, अटैक ऑक्सीजन से भी हो सकता है। जब नाइट्रोजन से होता है तो उसको नाइट्रो बोलते हैं, और जब ऑक्सीजन से होता है तो उसको बोलते हैं नाइट्राइट। क्या बोलते हैं? नाइट्राइट। ऑक्सीजन से होगा तो क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? नाइट्राइट। और जब N से होगा तो क्या बोलेंगे? नाइट्रो। यहां देखो, इसको क्या बोलेंगे? साइनो या साइनाइड, साइनाइड लिख दो। इसको क्या बोलेंगे? साइनाइड। और इसको क्या बोलेंगे? आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। ठीक है, वैसे ही थायोसाइनाइड और आइसोथायोसाइनाइड, अगर मान लो इसमें सल्फर से अटैक हुआ, SCN माइनस, यहां से अटैक हुआ तो ये थायोसाइनाइड है। और अगर मान लो SC ट्रिपल बॉन्ड N, यहां माइनस रहने दो, और यहां से अटैक हुआ तो इसको बोलेंगे आइसोथायोसाइनाइड। लिख लेना, स्पेस कम है। इसको क्या बोलेंगे? आइसोथायोसाइनाइड। ठीक, और इसको क्या बोलेंगे? थायोसाइनाइड। क्लियर है? तो ये एम्बिडियन न्यूक्लियोफाइल है। सिंपल चीज है, एम्बिडियन न्यूक्लियोफाइल में मोर देन वन साइट ऑफ अटैक हो, एक से ज्यादा जगह पे लोन पेयर रहेगा तो एक से ज्यादा जगह से अटैक हो सकता है। अलग अलग एटम से अगर अटैक होगा तो उसको क्या बोलते हैं? एम्बिडियंट न्यूक्लियोफाइल। सिंपल सा चीज है भाई, शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ, बट फिर भी चलो बता दिया दोबारा, कोई ऐसा नुकसान वाला बात है नहीं।
2 मिनट का चीज था। ये छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स थे जो आज मुझे कराने थे। अगले आने वाले लेक्चर में, कल के लेक्चर में, अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे सब्सटीट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। मैंने बोला था ये करवाऊंगा, तो सब्सटीट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन करेंगे, राइट। ये चैप्टर ऑलमोस्ट अब खत्म होने को आ रहा है, तो कृपया करके आप लोग सवाल लगाना स्टार्ट कर लीजिए। ज्यादा समय इधर उधर में फालतू चीजों में मत वेस्ट करो। सोशल मीडिया से तो एकदम जितना कोशिश कर सकते हो दूर रहो। ज्यादा सोशल होने की अभी जरूरत नहीं है। जितना अपने आप को आइसोलेट करके रखोगे जीवन में, उतना ज्यादा आगे तुम पछताओगे कम। नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे भाई। बाद में तुमको समझ आएगा कि हाँ भाई जितेश भगत सही बोलता था, बात उस दिन सुन लिया होता तो आज पछताना नहीं पड़ता। तो कल होके तुमको पछताना नहीं पड़े, इसलिए ऑनेस्ट, एकदम ऑनेस्ट बात बता रहा हूं तुमको कि भैया जितना आप अपने आप को आइसोलेट करके रखेंगे अभी, जीवन उतना अच्छा रहेगा बाद में उतना ज्यादा सोशल हो पाओगे। समझ रहे हो? नहीं तो एक टाइम आएगा कि सोशल होने के पास पूरी दुनिया पर ही रहेगी और तुम्हारा मन ही नहीं होगा सोशल होने का। इसलिए बहुत जरूरी है कि सही वक्त पे अपने आप को अभी आइसोलेट कर लो, उसके बाद सोशल होते रहना, सब कुछ करना। समझ गए? चलो आज के लेक्चर में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर। और तुम लोग भाई सुनो, सब्सक्राइब करो अभी के अभी फटाक से करो। कर लिए? वेरी गुड। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।